चलो देखते हैं। अपन ने ना गुणधर्म तो पढ़ लिए थे, वो कार्बनिक यौगिकों कोई गुणधर्म पढ़ा था, ऑक्सीकरण पढ़ा था, संकलन पढ़ लिया था, प्रतिस्थापन पढ़ लिया, तो एक कौन सा पढ़ा था, दहन पढ़ा था। अब अपने पास दो तत्व स्पेशल बचता है, एक तो बचता है एल्कोहल और एक बचता है एथेनोइक अम्ल। अब एल्कोहल के क्या क्या गुणधर्म है वो देख रहे हैं। एल्कोहल सबसे पहले एल्कोहल, एल्कोहल सही तो लिख रहा हूँ ना, एल्कोहल कहीं यहाँ गलती हो जाए। एल्कोहल, एल्कोहल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C2H5OH। इसकी जो संरचना बनी जाती है, ये तो इसका सूत्र है, ये इसका क्या है, सूत्र। इसका अगर संरचना सूत्र बनाना हो तो C, सही है क्या, अरे यही होगा ना, चलो यही होगा है ना। बोतल कहाँ है भाई, पास रख दिया करो वापस। तो इसका संरचना सूत्र होता है, इसके गुणधर्म याद रख लेते हैं। इसके बोर्ड क्वेश्चन भी दे रखे ना पीछे, तो बोर्ड क्वेश्चन में ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं, बाकी देखते हैं अभी क्या होगा। ओके, तो ये ध्यान रखना, ये इसका क्या होता है सर जी, संरचना सूत्र होता है। ठीक है, कैसे, देखो C2 कार्बन 2 है, H3 2 5, H5 और OH। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ CH3CH2OH, ये भी एल्कोहल का ही सूत्र होगा, बस इसको संरचना के रूप में लिख दिया, CH3CH2OH। ठीक है शेरा, तो ये ध्यान रखना। तो ये एल्कोहल का सूत्र होता है, एल्कोहल। अब ये क्या काम में आता है क्या नहीं आता वो देखते हैं। तो सबसे पहले इसका ध्यान रखना, भौतिक गुणधर्म, इसके भौतिक गुणधर्म। तो इसका जो क्वथनांक होता है, एल्कोहल का जो क्वथनांक होता है, क्वथनांक का मतलब जानते हो ना क्या, क्वथनांक का मतलब होता है उबलना। तो कितने केल्विन पे उबलना प्रारंभ कर देता है ये, 351 केल्विन पे, इसका क्वथनांक। ये भौतिक गुणधर्म पढ़ रहे हैं, तो एल्कोहल का जो क्वथनांक होता है वो कितना होता है सर जी, 351 केल्विन। और अगर बात करें इसके गलनांक की कि कब ये गलना प्रारंभ करता है, तो 156 केल्विन पे। ठीक है ना, नोट्स निकालो ना सर, नोट्स में देखते हुए चलना। ठीक है चला, डिवीजन करे तो ऐसे करेंगे। गलनांक कितना दे रखा है, 156 केल्विन। गलनांक कितना होता है, 156 केल्विन, और इसका क्वथनांक कितना होता है, 351 केल्विन। ठीक है, और एथेनॉल एक अच्छा विलायक भी है। एथेनॉल की एक क्या खास बात है कि सर जी ये अच्छा विलायक भी है, मतलब ये अच्छे से घोल देता है। ठीक है ना, शक्कर को पानी में घोलोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा घुलने में, लेकिन शक्कर को अगर अल्कोहल में घोलोगे तो फटाफट घुल जाएगी। तो ध्यान रखना, ये एक क्या है, अच्छा विलायक भी है। विलायक का मतलब घोलने वाला भी है, अच्छा विलायक। नोट्स तो सबके पास है ना इस चैप्टर के, अच्छा विलायक है। ठीक है, अगला, एथेनॉल को जल में घोला जा सकता है, मतलब ये जल में घुलनशील होता है। वो बनाते हैं ना पेक वेक, तो वो करते हैं ना, बहराम करो, तो ये जल में घुलनशील होता है। और क्या क्या ध्यान रखोगे, जल में घुल जाता है, घुलनशील होता है। ठीक है, और क्या होता है सर जी, तो एथेनॉल का स्वाद जलाने वाला होता है, ऐसे ना जलन सी होती है, वो तो पता नहीं गले में होती कहाँ होती है, पिया नहीं कभी। तो ध्यान रखना, तुम तो तुम्हारे तो होगा कभी कादा रखन। तो ध्यान रखना, ये इसका स्वाद जो होता है वो स्वाद जलाने वाला होता है, स्वाद जलाने वाला। ठीक है, और क्या खास बात होती है, एथेनॉल के सेवन से गंभीर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो जाती है। समस्या भी बहुत भारी भारी होती है। ठीक है, एक तो इसको पीने वाला दुनिया को पागल समझता है ना, और इसको पीते इंग्लिश फिर बोलने लग जाता है। मेरे को समझ नहीं आता ये, इसमें कहीं अलग से आता है कि ये तत्व अल्फा बीटा, मतलब पीते इंग्लिश चालू, हिंदी चालू, जिसको इंग्लिश है वो हिंदी में बात कर लिया, मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, लेकिन जो शुद्ध एथेनॉल होता है, अगर आप शुद्ध एथेनॉल पी लेते हो, शुद्ध एथेनॉल अगर आपके पास होती है, तो शुद्ध एथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा भी प्राणघात हो सकती है। तो अगर शुद्ध एथेनॉल होता है तो वो आपके लिए प्राणघातक हो सकता है, उसका सेवन आपके लिए प्राणघातक हो सकता है अगर आप शुद्ध एल्कोहल पीते हो। तो ध्यान रखना, हमें पीना तो यही है, तो हम क्या पी लेते हैं, विकृत एल्कोहल। हम क्या पीते हैं, विकृत एल्कोहल। और विकृत एल्कोहल किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखना, जब एथेनॉल में क्या मिला दिया जाता है, 1% मेथेनॉल मिला दिया जाता है। जब एथेनॉल में क्या मिला दिया जाता है, एथेनॉल में 1% अगर आप क्या मिला दो, मेथेनॉल, तो उसे क्या कहा जाता है, विकृत एल्कोहल।
क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विकृत एल्कोहल क्या होता है। तो जब मेथेनॉल में एक एथेनॉल में जब 1% मेथेनॉल मिला दिया जाता है तो विकृत एल्कोहल होती है, फिर इसको पीकर आप आराम से अपनी जिंदगी जी सकते हो। तो ध्यान रखना, जो शुद्ध एल्कोहल होता है वो क्या होता है, प्राण घातक होता है, वो उससे आपकी जान भी जा सकती है। ठीक है, चला ये ध्यान रखना। वैसे पीना ही नहीं चाहिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होती है। ठीक है, अब इसके रासायनिक गुणधर्म, तो ये तो कौन से गुणधर्म पढ़ने, भौतिक गुणधर्म। अगर पूछे कि एल्कोहल का फॉर्मूला C2H5OH, ये इसका सूत्र, इसकी संरचना बनाओ तो CH3CH2OH, एकल एकल बंद आता है। ठीक है, अगला, फिर इसका क्वथनांक कितना होता है, मतलब कभी उबलना प्रारंभ कर देता है तो 351 केल्विन पर उबलना प्रारंभ कर देता है। इसका गलनांक कितना होता है, 156 केल्विन होता है। ये अच्छा विलायक होता है, मतलब जल में ये अच्छी तरह से घोल सकता है, ये जल में भी घुलनशील होता है, और स्वाद इसका जलाने वाला होता है। और जो शुद्ध एल्कोहल होता है वो क्या होता है, प्राण घातक होता है, मतलब स्वास्थ्य उससे प्राण भी जा सकते हैं। और एल्कोहल का जो सेवन होता है वो स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। विकृत एल्कोहल किसे कहते हैं, तो जब एथेनॉल में 1% मेथेनॉल मिला दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाएगा सर जी, विकृत एल्कोहल कहेंगे। ठीक है, ओके। ये तो अपन इसके कौन से गुणधर्म पढ़े सर जी, भौतिक गुणधर्म। ये कौन पढ़े दीदी, भौतिक गुणधर्म। अब किसकी बात करेंगी, रासायनिक गुणधर्म। मेरे को जहां तक लगता है ना, ये अपन ने जब रिवीजन नहीं जब पढ़ाया तो 15-20 दिन चला था शायद चैप्टर, ये काफी टाइम दिया था इस चैप्टर ने। ठीक है ना, ये निर्मल देख ले, तेरे चक्कर में वापस पढ़ाना पड़ रहा है हमको। पढ़ा कहां रहे हो सर, पढ़ा कहां रहे हो ना, ये बोल रहा है तो ये तो बोलने ही सो जाता दिल्लू। गिव प्रसाद। आओ, एथेनॉल की सोडियम के साथ अभिक्रिया, पहली अभिक्रिया अपन इसकी किसके साथ पढ़ रहे हैं, एथेनॉल की। एथेनॉल एल्कोहल एक ही, कंफ्यूज मत हो जाना तुम भाई जी, एथेनॉल और एल्कोहल एक ही है, कंफ्यूज मत हो जाना मेरे शेरों। एथेनॉल की, ठीक है ना, एथेनॉल। एथेनॉल क्या बोल रहे हैं इसको भाई, एथेन प्लस ऑल। एथेन का मतलब कार्बन की संख्या 2 है, तो कार्बन की संख्या 2 ही है ना, तो ये ध्यान रखना। तो एथेनॉल की क्रिया किससे करा रहे हैं अपन, सोडियम से कराएंगे। सबसे पहले किससे कराएंगे, सोडियम से। तो जब एथेनॉल की क्रिया सोडियम से कराई जाती है तो क्या बनता है, सोडियम एथॉक्साइड, और साथ में कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। तो एथेनॉल की क्रिया जब सोडियम से कराई जाती है तो क्या मिलेगा सर जी, सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। साथ में कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। जैसे एथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3CH2OH, सोडियम Na। जब ये क्रिया करेगा तो H2 बाहर निकालने, क्या निकालने अपन को बाहर, H2। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा CH3CH2ONA। ONA, जहां ये वाली जो हिस्सा होता है, ये वाला तो ऋणात्मक होता है और ये वाला धनात्मक होता है। और साथ में कौन सी गैस निकल जावे शेरा, हाइड्रोजन गैस। तो जब एथेनॉल की क्रिया सोडियम से कराई जाती है तो सोडियम एथॉक्साइड बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस। और एथेनॉल का फॉर्मूला ये ध्यान रखना, जो CH3CH2O होता है ये माइनस सिर होता है, और Na जो होता है वो क्या होता है, धनात्मक सिर होता है, प्लस आयन होता है। ठीक है सर जी, क्लियर है, इतना याद रखना, फालतू उलझना ही नहीं है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, दूसरी अभिक्रिया इसमें देखते हैं। दूसरी आ जाएगी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की अभिक्रिया। इसी दूसरी समीकरण में क्या पढ़ेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की अभिक्रिया। तो इसमें क्या होता है कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये कहीं पे भी पढ़ा, अपन एक वहां पे पढ़ी थी, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाना। पढ़ा था, कहां पे पढ़ा था, संकलन अभिक्रिया के अंदर पढ़ा था कि वहां असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाया जाता है। मतलब वनस्पति तेल से क्या बनाना सीखा था, वनस्पति घी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन से क्या बनाएंगे अपन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो ध्यान रखना, जब CH3CH2OH, जब इसको किसकी उपस्थिति में, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की उपस्थिति में 443 केल्विन पर क्या किया जाता है सर जी, गर्म किया जाता है। तो इसमें से क्या निकल जाता है, जल निकल जाता है, और क्या बन जाता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और साथ में कौन, H2O, जल निकल जाता है। ठीक है, तो क्या देखो, यहाँ पे कार्बन कार्बन की भी सिंगल बॉन्ड ही था ना, अपन ने बनाई थी। यहाँ देखो कार्बन, भाई अगर सपोज देखते, इसकी अगर संरचना बनाऊंगा,
हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। इसकी क्रिया जब किससे करा रहा हूं मैं, इसको जब मैं गर्म कर रहा हूं किस पे, 443 केल्विन में, किसकी उपस्थिति में, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। तो CH2 मतलब अरे ठीक है, और साथ में कौन बन रहा है, जल। तो देखो यहां कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध था, यहाँ पे कितने बंध आ गए, द्विबंध। तो एकल बंध होता है उसे क्या बोलते हैं अपन, संतृप्त, और जब द्विबंध उसे क्या बोलते हैं, असंतृप्त। उसे क्या बोल देंगे, असंतृप्त। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को अपन ने किस में बदल दिया, असंतृप्त में। यहाँ पे H2SO4 से क्रिया करके क्या निकल गया बाहर, जल। तो H2SO4 जो होता है वो जल निर्जलीकारक होता है। निर्जलीकारक मतलब होता है जल को निकालने वाला होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो इस अभिक्रिया में एथेनॉल यानी अल्कोहल से जल निकल जाता है, अतः H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल को एक निर्जली कारक के रूप में कार्य करता है। H2SO4 यहाँ पे किसके रूप में कार्य करता है, एक निर्जली कारक। निर्जला एकादशी आती है ना, जिसमें बिना पानी के एकादशी करनी होती है, वो निर्जली कारक। तो यहाँ पे H2SO4 क्या करता है, एल्कोहल में से क्या निकाल देता है, जल निकाल देता है, और क्या बना देता है, CH2 एथीन, एल्केन एथीन बन जाएगी यहाँ पे। तो ये ध्यान रखना, क्लियर है। अगर पूछे एथीन बनाने की समीकरण तो ये एल्कोहल से एथीन बन जाएगी, क्लियर है। ओके ठीक है मैडम। अगला देखते हैं तीसरी, दहन अभिक्रिया। अब आपको पता है दहन करना है, क्या करना है सर जी, और आपको बताया गया है कि दहन करो, किसी भी कार्बनिक यौगिक का दहन करो, क्या मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में जल, साथ में उष्मा, और साथ में प्रकाश मिलेगा। तो अगर आप अल्कोहल का दहन करते हो, CH3 CH2OH का जब आप दहन करते हो, दहन का मतलब इसकी क्रिया किससे कराते हो, ऑक्सीजन से कराते हो। तो वही सेम चीज, क्या, CO2 मिलेगा, जल मिलेगा, प्रकाश मिलेगा, और क्या मिलेगा शेरा, उष्मा मिलेगा, ठीक है। तो एथेनॉल का जब दहन कराया जाएगा, भाई ये भी तो कार्बनिक यौगिक है, और जब एथेनॉल का दहन कराया जाएगा, ये डिजाइन डलवाई है मैंने मेरी मम्मी से कह के, बहुत प्यारी डिजाइन डाली मेरी मम्मी ने, मस्त लग रही है, थैंक यू। एथेनॉल का दहन कराने पर कार्बन डाइऑक्साइड, जल, प्रकाश व उष्मा प्राप्त होती है, क्लियर है सर जी, कर लोगे। चौथी रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं इसकी, ऑक्सीकरण। वो पढ़ चुके अपन कि अल्कोहल का जब ऑक्सीकरण करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, एथेनॉइक या कार्बोक्सिक में पढ़ा था ना अपन ने, एथेनॉइक अम्ल या कार्बोक्सिलिक अम्ल में चेंज हो जाएगा, पढ़ा था ना ये। तो ध्यान रखना, अब यहाँ पे अपन अल्कोहल का क्या कर रहे हैं, ऑक्सीकरण कर रहे हैं। और ऑक्सीकरण मैंने कहा था, इसके अंदर अपन ने पढ़ा था ऑक्सीकारक, जो क्या करने की क्षमता रखते हो सर जी, जो ऑक्सीजन देने की क्या रखते हो, वे तत्व या वे यौगिक जो दूसरे पदार्थों या तत्वों को क्या देने की क्षमता रखते हैं, ऑक्सीजन देने की, उन्हें ऑक्सीकारक। और अपन ने दो पढ़ा था, K2Cr2O7, KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है सर जी, ये ध्यान रखना, क्लियर है। अब यहाँ पे अपन किसका ऑक्सीकरण कर रहे हैं, अल्कोहल का। तो जब अल्कोहल का आप ऑक्सीकरण करते हो, मतलब उसे ऑक्सीकरण देते हो, यहाँ पे कुछ भी आ जाएगा K2Cr2O7, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल में। किस में चेंज हो जाएगा सर जी, एथेनोइक अम्ल में, ठीक है। और अल्कोहल का नहीं, एथेनोइक अम्ल का। और अल्कोहल का क्या नाम बताया था अपन ने, एथेनॉल। तो जो एथेनॉल हो जाएगा, एथेनॉल, वो अगर आप उसका K2Cr2O7 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करते हो तो वो एथेनोइक अम्ल में चेंज हो जाएगा। एथेनॉल का मतलब कौन, अल्कोहल। एथेनॉल क्यों बोल रहा हूं, कार्बन की संख्या 2 है, फॉर्मूला बन जाएगा वो वही यही है, अल्कोहल। जब आप इसका ऑक्सीकरण करते हो तो ये एथेनोइक, नोइक का मतलब होता है कार्बोक्सिक अम्ल। तो ये किस में चेंज हो रहा है सर जी, कार्बोक्सिक अम्ल में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो क्या लिखोगे कि सर जी जब एथेनॉल यानी अल्कोहल का ऑक्सीकरण किया जाता है तो ये एथेनोइक अम्ल या कार्बोक्सिक अम्ल में चेंज हो जाता है। अल्कोहल का फॉर्मूला होता है CH3 CH2OH। जब इसको गर्म करते, मतलब K2Cr2O7 की उपस्थिति में जब इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है तो ये CH3COOH, तो ये एथेनॉल या अल्कोहल एथेनोइक अम्ल या कार्बोक्सिक अम्ल में क्या हो जाता है सर जी, चेंज हो जाता है, ठीक है सर जी। ये 4 अभिक्रिया थी। अब इसका उपयोग कहां कहां किया जाता है, तो ध्यान रखना, साबुन बनाने में किया जाता है एथेनॉल का उपयोग, या अल्कोहल का उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है। दूसरा टिंचर आयोडीन, टिंचर आयोडीन जानते हो, पढ़ा था कहीं भी तो पढ़ा होगा ना, वो आयोडीन अपने वो लगाता है, आयोडीन 53% आयोडीन होता है इसके अंदर, वाह। टिंचर आयोडीन आप ही ध्यान रखना,
वो लाल दवा जिसे बोलते हैं ना अपन घाव पे लगाते हैं वो पट्टी पे, वो टिंचर आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक या दवाइयों में इसका उपयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में अभिकारक के रूप में, अभिकारक का मतलब जो उत्पाद देता है उसके रूप में, एल्कोहल पेय पदार्थों में, और सबसे ज्यादा किसमें किया जाता है, पेय पदार्थों में। ईंधन के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। गन्ने के रस का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता है, और अल्कोहल का दहन करने पर CO2 H2O प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न होती है। ये नीले लिटमस पत्र को क्या नहीं करता, लाल नहीं करता, ठीक है। तो ये था सर जी, क्लियर है भाई। इसका उपयोग अपन ने कहां कहां पढ़ा, एक तो साबुन बनाने में, दवाइयों में, ईंधन में, और पेय पदार्थों के रूप में, ठीक है। तो ये अल्कोहल था अपने पास, क्लियर है। अल्कोहल C2H5OH, अल्कोहल को एथेनॉल भी बोला जाता है, एथेनॉल। अच्छा ठीक है, एथेनॉल, भाई एथेनॉल का फॉर्मूला यही होगा ना, एथेन प्लस ऑल, और ऑल आता है तो आपको पता है अपन अल्कोहल ही बोलते हैं उसको, इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना एथेनॉल अल्कोहल ही है, एथेनॉल या अल्कोहल। तो इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH, ये इसका सूत्र, इसकी संरचना CH3CH2OH, एथेनॉल। अब इसका भौतिक गुणधर्म, तो एथेनॉल का भौतिक गुणधर्म में क्वथनांक तो 351 केल्विन होता है, इसका गलनांक 156 केल्विन होता है। ये क्या होता है, सबसे अच्छा विलायक होता है, जल में घुलनशील होता है, इसका जो स्वाद होता है वो जलाने वाला होता है, और इसका जो सेवन होता है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, और शुद्ध अल्कोहल की थोड़ी सी मात्रा भी जीवन मनुष्य के लिए क्या होती है, प्राणघातक होती है। इसलिए किसका यूज किया जाता है, विकृत अल्कोहल, विकृत अल्कोहल। अब विकृत अल्कोहल किसे कहा जाता है, जब अल्कोहल में 1% मेथेनॉल मिला दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, विकृत अल्कोहल कहा जाता है, ठीक है। ये इसके भौतिक गुणधर्म थे। रासायनिक गुणधर्म में अपन ने सबसे पहले इसकी क्रिया किससे कराई थी, सोडियम से। तो जब अल्कोहल की क्रिया सोडियम से कराई जाती है तो सोडियम एथॉक्साइड बनता है, और साथ में कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस। जब अल्कोहल की क्रिया, अपन ने यहाँ पे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की भी क्रिया, ठीक है। तो जब अल्कोहल को H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 443 केल्विन पे गर्म किया जाता है तो इसमें से जल निकल जाता है, और अल्कोहल किसमें चेंज हो जाता है, मतलब जो अल्कोहल था जो कि संतृप्त था वो किसमें चेंज हो जाता है, असंतृप्त यौगिक में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। मतलब एथेनॉल एथीन में चेंज हो जाती है, और यहाँ पे जल निकाला किसने, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल ने, इसलिए सल्फ्यूरिक अम्ल को निर्जलीय कारक भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है सर जी, निर्जलीय कारक। दूसरा, तीसरा पढ़ने पड़ा था दहन, तो कार्बनिक यौगिक है, अल्कोहल भी एक कार्बनिक यौगिक है। तो जब कार्बनिक यौगिकों का दहन किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऊष्मा और प्रकाश निकलती है। चौथा पढ़ने पड़ा था ऑक्सीकरण अभिक्रिया, तो जब अल्कोहल का ऑक्सीकरण किया जाता है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण में आपको पता होना चाहिए ऑक्सीकारक किसे कहते हैं, तो वे तत्व या यौगिक जो दूसरे पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता रखते हो ऑक्सीकारक कहलाते हैं। और ऑक्सीकारक दो पढ़े थे अपन ने, K2Cr2O7, और एक कौन सा पढ़ा था, KMnO4। K2Cr2O7 जो होता है वो होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, और KMnO4 होता है पोटेशियम परमैंगनेट। तो जब अल्कोहल को K2Cr2O7 या KMnO4 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो ये अपने में से क्या निकाल देता है, मतलब इसके अंदर एक और ऑक्सीजन जुड़ जाती है, ऑक्सीजन जुड़ गई, इसलिए इसको ऑक्सीकारक अभिक्रिया बोला जाता है, पहले चैप्टर में पढ़ा था। तो यहाँ पे ध्यान रखना, एथेनॉल का जब ऑक्सीकरण किया जाता है तो वो किसमें चेंज होता है, कार्बोक्सिक अम्ल में चेंज हो जाता है। एथेनॉल अम्ल का जब, एथेनॉल या अल्कोहल का जब ऑक्सीकरण किया जाता है तो वो कार्बोक्सिक अम्ल में क्या हो जाता है, चेंज, और एथेनॉल का जब किया जाता है तो एथेनाइक में जाता है। दोनों एक चीज है, ये अल्कोहल है और ये कार्बोक्सिक अम्ल है, क्लियर है सर जी। तो ये ध्यान रखना। अब इसका उपयोग साबुन बनाने में, दवाइयां बनाने में, ईंधन के रूप में गन्ने के रस का, ठीक है ना, और पेय पदार्थों में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है सर जी। तो ये आपका कौन सा हो गया, अल्कोहल, क्लियर है ना, कुछ ज्यादा डीप है ही नहीं इसमें, इतना कुछ है नहीं। अगला देखते हैं, और इसकी क्या खास बात ध्यान रखोगे, ये नीले लिटमस पत्र को लाल नहीं करता। चले आगे, ओके। अब कौन आएगा अपने पास, एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल का मतलब कौन हो जाएगा, कार्बोक्सिक अम्ल। भाई एक तो अल्कोहल पढ़ लिया, अब क्या पढ़ लेंगे, कार्बोक्सिक अम्ल। हो जाना चाहिए वैसे तो। और किसी के नहीं बताया तुम्हारे नंबर, नंबर किस किस के बता दिए मैथ्स में, केवल इसके एक दो बस। ऑनलाइन तो क्या है, कौन तेरे को चर्चा में आ जाएगा।
ठीक है, अब बात करेंगे अपन एथेनोइक अम्ल या कार्बोक्सिक अम्ल की। किसकी? एथेनोइक अम्ल। और एथेनोइक अम्ल को ही क्या बोलते हैं सर जी? कार्बोक्सी अम्ल। आओ फॉर्मूला बनाते हैं, एथेनोइक अम्ल का बनाते हैं। एथेन प्लस ओइक लिख सकता हूं ना इसको, एथेन प्लस ओइक। एथेन का मतलब एथ प्लस एन, और यही होगा। और एन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आएगा? सिंगल बॉन्ड। एल्केन का एन ही शेष रहता है, सिंगल बॉन्ड आएगा तो बाकी संयोजकता किससे पूरी होगी? ये तो एथेन का रचना सूत्र हो गया। किसका हो गया सर जी? एथेन का। कार्बन की संख्या 2, लेकिन इसमें ओइक अम्ल है तो ओइक अम्ल जुड़ेगा, और कार्बोक्सिक अम्ल जब आता है तो क्या जुड़ता है सर जी? सी डबल बॉन्ड ओ, यही आता है ना सर जी। इधर कौन आ जाएगा? ओ एच, और बाकी संयोजकता है एच एच एच। ठीक है, तो ये क्या बन गया अपने पास? कार्बोक्सिक अम्ल। इसलिए इसका फॉर्मूला देखो क्या हो जाएगा? सी 1 2 3 CH3 सी, एक दो, एक तो O और एक कौन है? OH। तो ये कार्बोक्सिक अम्ल का क्या हो गया फॉर्मूला? CH3C और OH, CH3C और OH। ये आसान है, आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें, बस माइंड को थोड़ा सा ठंडा रखना। ठीक है, क्लियर है सर? ना लो तो वैसे हो जावे, है ना? आओ, तो ये ध्यान रखना, एथेनोइक अम्ल का गुणधर्म, एथेनोइक अम्ल को एसिटिक अम्ल भी बोला जाता है और कार्बोक्सिक अम्ल भी एसिटिक अम्ल। आओ, इसके भौतिक गुणधर्म पढ़ते हैं, जैसे वहां पढ़े थे इसके भी भौतिक गुणधर्म होंगे। तो इसके भौतिक गुणधर्म में पहले ध्यान रखो कि इसका जो क्वथनांक होता है कितना होता है शेरा? 391 केल्विन। इसका जो गलनांक होता है वो कितना होता है शेरा? 290 केल्विन। और ये भी जल में घुलनशील होता है, और ये जल स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। ये स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। और ये भी जल में क्या होते हैं सर जी? घुलनशील। जल में घुलनशील होते हैं, और क्या होते हैं सर जी? स्वाद में खट्टे होते हैं। और वो स्वाद में कैसे थे? जलाने वाले थे ना, उनके गले में जलन होती। ये स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे, खट्टे होते हैं। ये स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे। मैं जो इसमें लिखा हुआ ना वही पढ़ रहा हूँ, इससे ज्यादा नहीं पढ़ा रहा, ठीक है ना? वैसा नहीं कोई एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ, और आराम से समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, एसिटिक अम्ल की अगर भौतिक गुणधर्म की बात करूं, एसिटिक अम्ल, कार्बोक्सिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल, तो क्या हो जाएगा? क्वथनांक तो 391 केल्विन, मतलब उबलना कब प्रारंभ कर देगा? 391 केल्विन पे। और गलनांक क्या हो जाएगा? 290 केल्विन। ये भी जल में क्या होता है? घुलनशील होता है। स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। और खट्टा है तो सीधी सी बात है अम्ल है, और अम्ल है तो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा। ठीक है सर जी, अम्ल है तो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देगा? लाल कर देगा। उसके बाद आता है सिरका। ये डेफिनेशन आएगी इसमें, थोड़ा सा तो ध्यान रखना पड़ेगा। सिरका, सिरका किसे कहते हैं? आओ देखते हैं। तो एसिटिक अम्ल के 3 से 4% जलीय विलयन को क्या कहा जाता है? सिरका। एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है, सिरका किसे कहते हैं? तो एसिटिक विलयन के, एसिटिक जो विलयन है उसके 3 से 4% विलयन को, ठीक है ना? एसिटिक अम्ल के, किसके? यही है, एसिटिक अम्ल के 3 से 4% जलीय विलयन को क्या कहा जाता है? जलीय विलयन को क्या कहा जाता है जी? सिरका। तो एसिटिक अम्ल का 3 से 4% जो जलीय विलयन होता है उसे क्या कहा जाएगा? सिरका कहा जाता है। इसके बाद एक और आता है ग्लेशियल एसिटिक अम्ल। कौन सा? ग्लेशियल एसिटिक अम्ल, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल। अब ग्लेशियल एसिटिक अम्ल किसे कहते हैं? तो जो शुद्ध एसिटिक अम्ल होता है उसे क्या कहा जाता है? शुद्ध एसिटिक अम्ल को क्या कहा जाता है सर जी? ग्लेशियल एसिटिक अम्ल। और जो शुद्ध एसिटिक, ये तो दुआ है ऊपर वाले की मैं पानी पीता हूँ, काजू बादाम खाऊं ना तो तुम तो बैठे बैठे मर जाओ, है ना? और ये भी दुआ है ऊपर वाले की, ये पारदर्शी है, जो तुम्हें दिख जाता है कि पानी पी रहा है, वरना तुम सर काजू बादाम खा रहे हो मैं पढ़ाते पढ़ाते। चलो कोई नहीं, खा ले तो खा ले, हमारे कहां बस में। तो जो शुद्ध एथेनोइक अम्ल होता है, जो शुद्ध एथेनोइक अम्ल होता है, जो शुद्ध एसिटिक अम्ल होता है, जो शुद्ध कार्बोक्सिक अम्ल होता है, उसे क्या कहा जाता है? ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहा जाता है। ग्लेशियल एसिटिक अम्ल का मतलब यहां पे लिख देता हूं,
ग्लेशियल एसिटिक अम्ल का मतलब क्या हो जाएगा? परिशुद्ध एसिटिक अम्ल। परिशुद्ध यानी पूर्ण रूप से शुद्ध एसिटिक अम्ल। शुद्ध रूप से एसिटिक अम्ल को क्या कहा जाता है? जो शुद्ध एसिटिक अम्ल होता है उसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहा जाता है। और ग्लेशियल एसिटिक अम्ल की क्या खास बात होती है तो पढ़ो। शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक 290 केल्विन होता है। पढ़ा है भाई जी? इसका गलनांक कितना होता है? 290 केल्विन होता है, जिस कारण ठंडी जलवायु में शीत के दिनों में ये जम जाता है। तो ठंडी जो जलवायु होती है जहां पे बर्फ गिरती है वहां पे ये जम जाता है, और इसे ही क्या कहा जाता है? जिसे ही क्या कहा जाता है? ग्लेशियल एसिटिक अम्ल। भाई अगर 290 केल्विन पे कोई एसिटिक अम्ल जम रहा है तो वो शुद्ध है, और शुद्ध है तो उसको क्या बोल देंगे? ग्लेशियल एसिटिक अम्ल बोल देंगे। एसिटिक अम्ल को एक दुर्बल अम्ल, ये कौन सा अम्ल है? एक दुर्बल अम्ल है। ये भौतिक गुणधर्म पढ़ रहे हैं अपन इसका। ये इसकी क्या खास बात हो गई सर जी कि ये कौन सा अम्ल है शेरा? एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है। और क्या खास बात है? एसिटिक अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, क्योंकि अम्ल है तो लाल करेगा ही सही, ठीक है ना। और क्या खास बात है? नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है शेरा? लाल कर देता है। नीले लिटमस पत्र को क्या कर देगा शेरा? लाल कर देगा। अजय क्लियर है? ओके अब पढ़ ले इसके। तो इसके भौतिक गुणधर्म तो ध्यान रखना, एसिटिक अम्ल के या एथेनोइक अम्ल के या कार्बोक्सिलिक अम्ल के भौतिक गुणधर्म। तो संरचना क्या ध्यान रखो? फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। ये संरचना बना दी। और ध्यान रखना इसका क्वथनांक तो होता है 391 केल्विन, इसका जो गलनांक होता है वो होता है 290 केल्विन। और गलनांक 290 केल्विन पर जो एसिटिक अम्ल जम जाता है उसे क्या कहा जाता है? ग्लेशियल एसिटिक अम्ल। और इसे परिशुद्ध एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। जल में घुलनशील होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। स्वाद में खट्टे तो सीधी सी बात है अम्ल है, और अम्ल है तो कौन से अम्ल है? दुर्बल अम्ल है। और दुर्बल अम्ल है तो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देगा? लाल कर देगा। सिरका किसे कहते हैं? तो एसिटिक अम्ल के 3 से 4% जलीय विलयन को क्या कहा जाएगा सर जी? सिरका कहा जाता है, ठीक है। ये इसके भौतिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म की बात कर ले। ये कौन से गुणधर्म थे शेरा इसके? ठीक है निर्मल सर? अरे निर्मल सर ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, जो दिया वही पढ़ लो। अब किसकी बात करेंगे अपन? रासायनिक गुणधर्म। और रासायनिक गुणधर्म देखते हैं। तो एस्टीकरण अभिक्रिया। एस्टीकरण अभिक्रिया का मतलब होता है जिसमें एस्टर का निर्माण होगा, ठीक है। वो पढ़ते हैं। पहली अभिक्रिया जो आ रही है वही बड़ी है, बाकी सब छोटी है। एस्टीकरण अभिक्रिया पढ़ते हैं। एस्टर मुख्य रूप से अम्ल और अल्कोहल की अभिक्रिया से बनते हैं। जब अम्ल मतलब एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया जब अल्कोहल से कराई जाती है तो कौन बनेंगे? एस्टर बनते हैं, ठीक है ना। क्या बोल रहा हूं? सॉरी, बुढ़ापे के लक्षण दिखने लग गए अब। एसिटिक अम्ल की क्रिया जब किससे कराई जाती है? अल्कोहल से। अल्कोहल से कराई जाती है, सही लिख रहा हूं क्या? अल्कोहल से कराई जाती है तो क्या मिल जाएगा अपन को? एस्टर मिल जाएगा। तो ये ध्यान रखना, जब एसिटिक अम्ल की क्रिया अल्कोहल से कराई जाती है तो किसका निर्माण हो जाता है? एस्टर का निर्माण हो जाता है। अभी एस्टर क्या होता है वो पढ़ेंगे। तो अम्ल तो कौन सा लेना अपन को? एसिटिक अम्ल। और ये अल्कोहल आपको पता ही है, एथेनॉल, वो जो अल्कोहल था वो पढ़ना है, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अल्कोहल के साथ कराने पर क्या बनते हैं? मृदु गंध वाले एस्टर, परफ्यूम जिसे बोलते हैं ना वो, तो मृदु गंध वाले एस्टर। तो एसिटिक अम्ल, जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल का फॉर्मूला क्या था? CH3COOH। अल्कोहल का फॉर्मूला क्या था? CH3CH2OH। यही था सर जी, CH3CH2OH। जब इसकी किसकी उपस्थिति में? सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। तो जब कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में करवाई जाती है तो हमें क्या मिल जाता है? एस्टर। और एस्टर का फॉर्मूला होता है CH3C डबल बॉन्ड O CH2 प्लस ये H2 निकल जाता है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये किसका है सर जी? एस्टर। ये तो लिख के याद करना पड़ेगा शेरा। और एस्टर जो होते हैं वो मृदु गंध वाले होते हैं। कौन सी गंध वाले होते हैं? मृदु गंध, मीठी गंध आती है इसमें से भी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये एस्टर है। क्लियर है ना? CH3, अगर एस्टर का फॉर्मूला बनाओगे तो क्या बनाओगे भाई जी? CH3CO फिर O CH2CH3। ये लो, ये एस्टर का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया एथेनॉल
H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अल्कोहल से करवाई जाती है तो एस्टर बनता है और साथ में जल बनता है। और एस्टर जो होते हैं वो मृदु गंध वाले होते हैं। अब सर आपने कह तो दिया एस्टर बन गया, इनका उपयोग कहाँ होता है? तो इत्र बनाने में उपयोग किया जाता है, स्वाद उत्पन्न करने वाले कारक के रूप में। जो स्वाद बनते हैं ना वो भी इसी के वजह से बनते हैं, ठीक है, स्वाद उत्पन्न करने वाले कारक के रूप में और सुगंधित पेय पदार्थों के निर्माण में। तो एस्टर का उपयोग कहां कहां कर रहे हैं अपन? इत्र बनाने में। दूसरा क्या था सर जी? स्वाद उत्पन्न करने वाले कारकों में, स्वाद उत्पन्न करने वाले कारकों में। और तीसरा क्या पढ़ा था? सुगंधित पेय पदार्थों में। अजी ठीक है, तो ये एस्टर का भी एस्टीकरण अभिक्रिया ध्यान रखोगे। फिर आता है इसी एस्टीकरण के थोड़े से गुण और होते हैं कि अगर आप इसका जलीय अपघटन, जलीय अपघटन का मतलब होता है जल में घोलते हो। एस्टीकरण अभिक्रिया। आओ, एस्टर जल या क्षारक के साथ अभिक्रिया करके प्रारंभिक अल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं। तो ध्यान रखना ये जो प्रक्रिया होती है, ये जो रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पे लिखी है उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। मतलब अगर आप H2SO4 की उपस्थिति में इनको गर्म करते हो या इनकी अभिक्रिया कराते हो एस्टर बनता है। और एस्टर को अगर आप वापस गर्म करते हो तो वापस आपको क्या मिल जाएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल मिल जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो एस्टर जल या क्षारक अम्ल या क्षारक के साथ अभिक्रिया करके प्रारंभिक अल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं। अरे क्लियर है ना सर जी? तो बस ये ध्यान रखना और कुछ भी नहीं ज्यादा। नीचे समीकरण है वो समीकरण रिवर्स है, इसको आगे लिख देना, इसको पीछे लिख देना, रिवर्स समीकरण है, ठीक है। अगला आता है क्षारक के साथ अभिक्रिया। सर जब इस कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्षारक के साथ अभिक्रिया हो जाती है, अब किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे? इसकी शेरा क्षारक के साथ है अभिक्रिया, क्षारक के साथ अभिक्रिया। तो एथेनोइक अम्ल या कार्बोक्सिलिक अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया करके सोडियम एथोनाइट या सोडियम एसीटेट तथा जल बनाते हैं। तो जब एथेनोइक अम्ल की क्रिया जब किससे कराई जाती है? एथेनोइक अम्ल या कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया, एथेनोइक लिख देते हैं, एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया जब किससे कराई जाती है? क्षारक से। और आपको पता है जब अम्ल की अभिक्रिया क्षारक से कराई जाती है तो क्या बनता है? लवण प्लस जल बनता है। क्या बनेगा? लवण प्लस जल। भाई ये भी अम्ल और ये क्षारक है, तो अम्ल के साथ जब किसी भी क्षारक की अभिक्रिया कराओगे तो लवण और जल ही बनेगा। अब यहाँ पे एथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला तो अपन को पता है, CH3COOH। क्षारक यहाँ पे कोई भी ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले ले, NaOH, ये क्षारक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? सोडियम एसीटेट, CH3COONA और साथ में जल। बस ज्यादा डीप नहीं जाना है, जितना पढ़ाया है ना, जितना लिखा है ना वही पढ़ जाना, ठीक है ना। ज्यादा ये नहीं सर वो क्या है, मैं तो ये जितना है उतना, इतनी तो याद कर सकते हो 10th क्लास के बालक को। तो ध्यान रखना एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया जब अम्ल क्षारक से कराई जाती है तो हमें लवण या जल मिलता है, और जब एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया क्षारक यानी NaOH से कराई जाती है तो सोडियम एसीटेट मिलता है। इसको क्या कहते हैं? सोडियम एसीटेट। क्या? CH3COONA जो था इसको क्या कहा जाता है? सोडियम एसीटेट। ये ध्यान रखना। अजी क्लियर है? अब कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करा दो। किसके साथ क्रिया करा दो इसकी? कार्बोनेट के साथ। एस्टीकरण अभिक्रिया पढ़ ली एस्टर की, दूसरी पढ़ ली क्षारक के साथ अभिक्रिया। अब किसके साथ करानी इसकी अभिक्रिया? कार्बोनेट के साथ। तो जब कार्बोनेट के साथ, तो जब एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया कार्बन के साथ करवाई जाती है, ठीक है ना, कार्बन के साथ करवाई जाती है तो लवण मिलेगा, जल मिलेगा और साथ में कौन मिल जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या था कि सर जब एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया, एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया किससे करा रहे हो आप? कार्बोनेट से कराओगे तो आपको क्या मिलेगा? लवण मिलेगा, जल मिलेगा और CO2 मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। बस और कुछ दिक्कत है नहीं। और वो बना देना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे वही समीकरण बनेगी भाई, सोडियम एसीटेट ही मिलेगा। CH3 सॉरी क्या था? CH3COOH। एथेनोइक अम्ल की क्रिया कार्बोनेट, कोई भी कार्बोनेट लो, जैसे Na2CO3 ले लिया, कार्बोनेट क्या ले लिया? Na2CO3। तो एक तो क्या मिल गया? सोडियम एसीटेट, साथ में जल और साथ में CO2 गैस। बस
ठीक है निर्मल सर। अरे ज्यादा वो मैं फिर कह रहा हूँ डीप में नहीं जाना, जो लिखा ना वही याद करना है। क्या कि सर कार्बोनेट के साथ तो एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया जब कार्बोनेट के साथ कराओगे तो क्या मिलेगा, लवण जल और साथ में कौन मिल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। थोड़ा सा नाम ध्यान रखना ना, सोडियम एसिटेट CH3COO बस। ओके सर। अगला हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराओगे तो भी सेम प्रोसेस रहेगा, लवण जल और CO2। अगर आप इसकी क्रिया किससे करा दोगे, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो यहाँ पे केवल क्या जाएगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट, सेम प्रोसेस, वही लवण वही जल और वही कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराई जाती है तो लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। वही सोडियम एसिटेट का उदाहरण इसमें लिख देना। अजय क्लियर है? ओके। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, जो अपन ने पढ़ा था, तो इसका उपयोग एस्टर के निर्माण में, अभी परफ्यूम बनाया था अपन ने, किसका उपयोग पूछ रहा है ये, एथेनोइक अम्ल का उपयोग। तो एथेनोइक अम्ल का पहला उपयोग तो अभी अपन ने एस्टर बनाया था, परफ्यूम बनाई थी, तुम्हें मैंने तेल से घी बनाना सिखा दिया, अब परफ्यूम बनाना सिखा दिया। तीसरा दूसरा उपयोग, इसका उपयोग साबुन निर्माण में किया जाता है, चाहे एल्कोहल हो चाहे एथेनोइक हो, दोनों का उपयोग किसमें किया जाता है, साबुन निर्माण में। अब अपने पास आता है साबुन, तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं। देखो सबसे पहले एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3COOH। एथेनोइक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CH3COOH। ठीक है, शाबाश, गुड। एथेनोइक अम्ल को ही क्या कहा जाता है, कार्बोक्सिक अम्ल। कार्बोक्सिक अम्ल को ही क्या कहा जाता है, एसिटिक अम्ल। दोनों तीनों का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। ये इसकी संरचना। इसका जो क्वथनांक होता है 391 केल्विन, इसका गलनांक जो होता है वो होता है 290 केल्विन। ये जल में क्या होता है, घुलनशील। स्वाद में कैसा होता है, खट्टा। खट्टा है तो अम्ल होगा, और अम्ल है तो कैसा अम्ल है, दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल है तो भी क्या कर देगा, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा। ओ कभी काल हो जाता है रे, सालो हंस रहे हो, शर्म नहीं आओ तुम्हें, कोई बात नहीं। अब जो परिशुद्ध एसिटिक अम्ल होता है उसे क्या कहा जाता है, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल। जो परिशुद्ध एसिटिक अम्ल होता है उसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो जो ठंडे इलाके होते हैं वहां पे इसका क्वथनांक आपको पता है, इसका जो गलनांक होता है वो 290 केल्विन होता है, और इसी कारण ये क्या हो जाता है, जम जाता है, और इसी का कह दिया जाता है ग्लेशियल एसिटिक अम्ल। सिरका किसे कहते हैं, तो एसिटिक अम्ल का जो 3 से 4% कौन सा विलयन है, जलीय विलयन। तो एसिटिक अम्ल का 3 से 4% जो जलीय विलयन होता है उसे क्या कहा जाएगा, सिरका। अब इसके रासायनिक गुणधर्म पढ़ने, ये तो भौतिक गुणधर्म थे, रासायनिक गुणधर्म में पढ़ने सबसे पहले पढ़ा एस्टरीकरण। एस्टरीकरण में क्या ध्यान रखना है कि जब एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया अल्कोहल से कराई जाती है तो कौन बन जाते हैं, एस्टर बन जाते हैं। किसकी उपस्थिति में, H2SO4। तो जब एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया अल्कोहल से कराई जाती है तो सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में वो एस्टर में चेंज हो जाते हैं। एस्टर का फॉर्मूला ध्यान रख लेना, ठीक है शेरा, कोई दिक्कत नहीं, और साथ में जल बन जाएगा। अब इस एस्टर को मृदु गंध वाली होती है, इसका उपयोग और कहां किया जाता है, एस्टर का इत्र बनाने में किया जाता है, स्वाद उत्पन्न करने वाले पदार्थों में किया जाता है, सुगंधित पेय पदार्थों में किया जाता है। दूसरी अभी अभिक्रिया पढ़ने पड़ी थी कि जब एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया यानी एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया क्षारक से कराई जाती है, तो अम्ल की अभिक्रिया अगर क्षारक से कराओगे तो हमेशा क्या मिलेगा, लवण और जल। कौन सा लवण मिला था सर जी, सोडियम एसिटेट मिला था। ठीक है, यही है कॉमन, तीनों में यही पढ़ेंगे। और जब कार्बोनेट के साथ, जब ये एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया या एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया आप किससे कराओगे, कार्बोनेट से कराओगे, तो लवण जल और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर आप हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराओगे तो भी आपको लवण जल और क्या मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। ठीक है शेरा, क्लियर है? दोनों तत्व बहुत बढ़िया थे, बड़े आराम से हो गए यार। अगला पढ़ेंगे साबुन। क्या हो गया, क्या विचार करते हो तुम, क्या सोच रहे होते हो, मतलब बैठे बैठे क्या सोच रहे होते हो, कुछ तो सोचते होंगे। छुट्टी तो टाइम पे होगी, इसमें सोचने का बात है, तो तुम्हें पता है, सोचा तो वो चीजें करो जो तुम्हें पता नहीं होती है। साबुन, अब साबुन में देखो, साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। अगर पूछे कि साबुन किसे कहते हैं तो क्या लिखोगे, कार्बोक्सिक अम्लों के, साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिक अम्लों के, कार्बोक्सिक कार्बोक्सिलिक
अम्लों के कौन से? सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं, सोडियम व पोटेशियम लवण होते हैं। तो जो साबुन होते हैं वो कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। अब इसका निर्माण कैसे किया जाता है? तो वो जो एस्टर बनाया था ना अभी अपन ने, अरे एल्कोहल की क्रिया जब एसिटिक अम्ल से कराई जाती है H2SO4 की उपस्थिति में तो एस्टर बनता है। तो एस्टर का जब आप किससे क्रिया करा देते हो? NaOH से, समझना। अभी अपन ने एसिटिक अम्ल लिया था CH3COOH, जब इसकी क्रिया किससे करवाई थी? एल्कोहल से, CH3CH2OH। जब क्रिया कराई किसकी उपस्थिति में? H2SO4 की उपस्थिति में। तो क्या मिला था अपन को? एस्टर, और एस्टर का फॉर्मूला क्या था? CH3COO CH2CH3, और साथ में कौन मिला था अपन को? जल। ये एस्टीकरण अभिक्रिया थी, ठीक है। और जब ये एस्टर जो मिला, ये जो एस्टर मिला है CH3COO CH2CH3, इसकी क्रिया जब क्षारक से करा दी जाती है, NaOH से करा दी जाती है, तो अपन ने पढ़ा था, अपन को सोडियम एसीटेट मिला था। वो जो सोडियम एसीटेट मिला था ना CH3COONa, यही क्या होता है अपना? साबुन। तो जो सोडियम एसीटेट था वही अपना क्या है? साबुन। अब साबुन बनाना भी सिखा दिया। तो जो सोडियम एसीटेट है वही अपना क्या होता है? साबुन। तो अगर पूछे साबुन का निर्माण कैसे होता है, तो जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया एल्कोहल से करवाई जाती है सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो एस्टर के साथ जल प्राप्त होता है, और जो एस्टर होता है उसकी अभिक्रिया अगर क्षारक से करवाई जाती है तो हमें साबुन मिलता है, सोडियम एसीटेट मिलता है, ठीक है। पढ़ देता हूं। कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्कोहल से अभिक्रिया करके एस्टर का निर्माण करता है, और निर्मित एस्टर की क्रिया जब क्षारक से करवाई जाती है तो साबुन या सोडियम एसीटेट बनता है, और इसे ही साबुनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। इसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है सर जी? साबुनीकरण अभिक्रिया। साबुनीकरण, इसे क्या कहते हैं सर जी? साबुनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अरे क्लियर है? और साबुन की अगर संरचना पूछे तो इसकी संरचना ध्यान रखना। साबुन की संरचना C17H35, C डबल बॉन्ड O माइनस Na+, ये इसकी संरचना होती है। सूत्र तो आप ये सोडियम एसीटेट वाला भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो प्रॉपर साबुन होता है उसका फॉर्मूला होता है C17H35, C डबल बॉन्ड O माइनस Na+। अजी ठीक है सर जी, क्लियर है? ओके। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना, अपन ने इसके वो पढ़े थे जल विरागी और जल रायन सूत्र पढ़े थे ना इसके। तो अगर साबुन की संरचना अगर मैं बनाऊं, तो ये क्या बना रहा है, तो इधर देख लेना, ये वाला जो सिरा होता है, ये वाला, इसको बोला जाता है, साबुन के दो सिरे होते हैं, एक धनात्मक सिरा और एक कौन सा होता है? ऋणात्मक सिरा, ठीक है। यानी एक तो जल रागी हो जाता है और एक कौन हो जाता है? जल विरागी। अब जल रागी जो होता है उसका मुंह तो किस ओर होगा? जल की ओर, और जिस जो जल विरागी उसका मुंह किसकी तरफ होगा? मेल या गंदगी की ओर। और यही होगा ना सर जी? मेल या गंदगी की ओर। जल रागी जल को प्रेम करने वाला, तो जल को प्रेम करने वाला जल के पास जाएगा, जल विरागी जल से दूर जाने वाला किसके पास जाएगा? मेल और गंदगी के पास। तो अगर जल रागी सिरे की बात करूं कि इसका जल रागी सिरा कौन सा होता है, तो इसका जल रागी सिरा कौन होता है? COO-, ये जो होता है ये तो क्या होता है इसका? जल रागी सिरा। और अगर जल विरागी सिरे की बात करो तो वो कौन हो जाएगा? C17H35 Na+, ये कौन हो जाएगा इसका? जल विरागी सिरा। मतलब गंदगी के पास जाके कौन जुड़ेंगे? ये सोडियम वाले भाई साहब जुड़ेंगे, ठीक है। मिशेल की संरचना पढ़ेंगे अभी अपन, ओके। आया खत्म होने पे आया, ठीक है। साबुन केवल मृदु जल से क्रिया करता है। जो साबुन होता है वो कौन से जल से क्रिया करता है? केवल मीठे जल से क्रिया करता है। खारा जल जो होता है ना, जिसे अपन कड़वा क्या बोलते हैं उसको? कठोर जल, वो किसके आयनों के कारण होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के कारण जल जो होता है वो कठोर होता है, ये ध्यान रखना। अब साबुन की शोधन प्रक्रिया, साबुन की सफाई प्रक्रिया, आओ। अधिकांश मेल तेली होता है तथा जल विरागी छोर इस मेल के साथ जुड़ जाता है। अधिकांश जल जो कौन सी प्रक्रिया पढ़ रहे हैं? साबुन के शोधन की प्रक्रिया, साबुन के शोधन की प्रक्रिया। तो ध्यान रखना, वही बात है कि सर साबुन के सिरे अपन ने दो पढ़े, एक तो कौन सा पढ़ा था? जल रागी, और एक कौन सा पढ़ा था? जल विरागी। तो जो जल विरागी होता है वो तो किससे जाके जुड़ जाएगा? मेल या तेलीय वसाओं से, मेल या तेलीय वसाओं से जल विरागी, और तेल की ओर जाके जुड़ेगा कौन? C17H35 Na+। और जो जल रागी सिरा होता है वो कौन होता है? जल की तरफ रहेगा, और क्या बन जाएगा? COO- होता है। तो ध्यान रखना, अगर सपोज ये गंदगी है, ये अगर गंदगी है,
भवरी भाई यही है। तो अगर ये गंदगी है तो इधर ध्यान रखना, इधर जो सिरा रहेगा ये पूंछ हो जाएगी साबुन की, इधर जो सिरा रहेगा वो कौन सा रहेगा, जल रागी मतलब COO माइनस। इधर कौन सा सिरा है, COO माइनस वाला सिरा। और इधर गंदगी की तरफ जो गंदगी के पास वाला जो सिरा है वो कौन है, C17H35 Na प्लस। और जब ये जल विरागी सिरा मेल की ओर और जल रागी सिरा बाहर की ओर अपने आप को व्यवस्थित कर लेता है तो इस प्रकार बनने वाली संरचनाओं को क्या कहा जाता है, मिसेल। इस प्रकार बनने वाली संरचनाओं क्या कहा जाता है, मिसेल। क्या कि सर जब गंदगी के चारों तरफ जल विरागी गंदगी की ओर आ जाता है, मतलब साबुन के जब आयनिक यौगिक होते हैं जो जल विरागी और जल रागी सिरे अपने आप को इस प्रकार व्यवस्थित कर ले कि जल विरागी सिरा तो तेलीय अवस्था या तेलीय गंदगी की ओर और जल रागी सिरा बाहर की ओर हो जाता है, तो इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है या इस संरचना को क्या कहा जाता है, मिसेल कहा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखोगे क्या कि अधिकांश मेल तेलीय होता है तथा जल विरागी छोर इस मेल के साथ जुड़ जाता है और जल के अणु जो जल रागी छोर पर साबुन के अणु को घेर लेते हैं, फलस्वरूप साबुन के अणु मिसेली संरचना बनाते हैं और इसकी संरचना बना दी। ठीक है सर जी। अरे 1 मिनट, कुछ गलती हुई क्या, ना ना अगेन जल के अणु जल रागी छोर पर साबुन के अणु को घेर लेते हैं, साबुन के अणु को घेर लेते हैं। ये वो इसने ना ये बाहर ले लिया और वो अंदर बनाया हुआ, बाकी आपको ये ध्यान रखना। ठीक है, अगला मिसेल के साथ जब जल जुड़ जाता है तो कपड़े को ब्रश से रगड़कर मेल को कपड़े से पृथक कर लिया जाता है तथा कपड़े साफ हो जाते हैं और यही साबुन की शोधन प्रक्रिया है। यही क्या है, साबुन की शोधन प्रक्रिया है। साबुन के अणु दोनों छोरों पर विभिन्न गुणधर्म दर्शाते हैं, एक जल रागी सिरा और दूसरा जल विरागी सिरा होता है। ठीक है ना। मिसेल किसे कहते हैं, जब साबुन जल की सतह पर होता है तो उसके अणु अपने आप को इस प्रकार व्यवस्थित कर लेते हैं कि इसका एक आयनिक सिरा जल के अंदर दूसरा सिरा जल के बाहर तरफ होता है। इस प्रकार बनने वाली संरचना मिसेल कहलाती है। और इमल्शन क्या, इमल्शन की एक डेफिनेशन है वो भी पढ़ लो। इमल्शन साबुन के अणु तेलीय अणुओं से मिलने के बाद पायस। तो ध्यान रखना इमल्शन किसे कहा जाएगा या पायस, इमल्शन या पायस। अरे बोल लो, इमल्सन या पायस किसे कहा जाएगा, तो जब साबुन किसके साथ क्रिया कर लेगा, तेल या वसा के साथ, तो वो चिपचिपा पदार्थ बना देता है। तो साबुन जब तेल या वसा के साथ क्रिया करता है तो वो एक चिपचिपा पदार्थ बना देता है और उसे क्या कहा जाता है, इमल्शन कहा जाता है। ठीक है, जिसको विभिन्न भौतिक विधि जैसे रगड़ना, पीटना व फटकने से वस्त्र को साफ किया जाता है। अब ये जो चिपचिपा पदार्थ होता है इसको स्कम्ब भी कहते हैं। तो कठोर जल किसके कारण होता है, मैग्नीशियम व कैल्शियम साबुन के जल रागी क्रिया से करके अघुलनशील पदार्थ बना लेते हैं। तो ध्यान रखना जो कठोर जल होता है ना, कठोर जल किसके कारण होता है, मतलब खारा जल, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के कारण होता है। और जब कठोर जल साबुन के साथ क्रिया करता है तो वो एक क्या बना लेता है, चिपचिपा पदार्थ, उसे स्कम कहा जाता है और ये एक अघुलनशील पदार्थ होता है। ठीक है, ये ध्यान रखोगे। अपमार्जक क्या होता है, तो लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के कौन से लवण, अमोनियम व सल्फेट लवण अपमार्जक। और अगर लंबी कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण तो साबुन, और लंबी कार्बोक्सिलिक अम्लों के कौन से बताए थे, अमोनियम और सल्फेट लवण, वो क्या कहलाएंगे सर जी, अपमार्जक कहलाते हैं। और ये ध्यान रखना अपमार्जक कठोर जल में भी क्या कर सकती है, धुलाई कर सकती है, लेकिन जो साबुन है वो केवल मृदु जल से क्रिया करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अपर रूप किसे कहते हैं, तो किसी तत्व के दो या दो से अधिक रूप जो एक दूसरे से संरचना और अन्य भौतिक गुणों में तो भिन्नता प्रदर्शित करते हो परंतु समान रासायनिक गुण रखते हो। अपर रूप किसे कहते हैं, जो दिखने में भी अलग अलग, जिनके भौतिक गुणधर्म भी अलग अलग, लेकिन रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, सेम होते हैं, समान होते हैं। अगेन रिपीट, अपर रूप किसे कहते हैं, तो वे तत्व या यौगिक जो दिखने में जिनकी संरचना भी अलग होते हैं, जिनके भौतिक गुणधर्म भी अलग होते हैं, परंतु उनका जो रासायनिक गुणधर्म होते हैं वो क्या होते हैं, समान, उसे क्या कहा जाता है, अपर रूप कहा जाता है। कार्बन के 3 अपर रूप पाए जाते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। हीरा जो है वो प्रकृति का सबसे कठोर तथा विद्युत का कुचालक पदार्थ है। ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से ये सुचालक होता है। और C60 को बकमिस्टर फ्लोरीन भी कहा जाता है। जो फ्लोरीन होता है उसकी संरचना एक फुटबॉल के समान होती है, इसलिए इसको C60 कार्बन 60 पाए जाते हैं, इसलिए इसको बकमिस्टर फ्लोरीन भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चौथा चैप्टर कंप्लीट होता है। ये जितने भी क्वेश्चन है ना ये बोर्ड में अर्धवार्षिक वार्षिक कहीं ना कहीं आए हुए, तो कर लेना चेहरा। ठीक है, ओके। एक जना साहब बंद कर दो। कल कौन सा पढ़ना है, 9वां चैप्टर, बंद कर दे भाई।